Hello everyone. So welcome to the Vigyan Club by DS. So in this video we will understand about the nucleus of the atom, and this is a class 9 topic and chapter is the third, that is atoms and molecule. So मैंने प्रीवियस वीडियो में एटम के बारे में एक्सप्लेन किया है और उसके सब पार्टिकल्स के बारे में एक्सप्लेन किया है. नाउ इन दिस वीडियो वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द न्यूक्लियस. सो व्हाट इज न्यूक्लियस? तो एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है, जो सेंट्रल कोर होता है, दैट इज न्यूक्लियस. ठीक है, विदाउट न्यूक्लियस एटम वर्क ही नहीं करेगा और वी कैन से दैट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है. ठीक है, तो किसी भी एटम का जो सेंट्रल कोर होता है दैट इज न्यूक्लियस. अब जो न्यूक्लियस होता है, हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. प्रोटॉन आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल पार्टिकल. ठीक है, जो न्यूट्रॉन होता है उसके अंदर कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं होता है. जो न्यूट्रॉन होता है उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है. तो जो न्यूक्लियस होता है, तो अगर हम कहेंगे कि न्यूक्लियस पर क्या चार्ज है, मतलब टोटल चार्ज. अब न्यूक्लियस के अंदर तो पॉजिटिव चार्ज है जो कि आप इमेज में देख रहे हो, और न्यूट्रॉन पर तो कोई भी चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज है. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस पर भी कौन सा चार्ज रहेगा? पॉजिटिव चार्ज रहेगा. ठीक है, तो न्यूक्लियस पर क्या रहेगा? पॉजिटिव चार्ज रहेगा. फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत ही छोटा होता है, बट एटम का सबसे हेवीएस्ट पार्ट होता है, बिकॉज यही हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैरी करता है, तो उसका मास भी ज़्यादा हो जाता है. ठीक है, और होलसम जब मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि जो न्यूक्लियस होता है उस पर अगर हम पूरा देखेंगे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. ठीक है, अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर जो एनर्जी सेल लेवल्स होते हैं उनके बारे में, कि वो एनर्जी लेवल्स हमें कैसे पता चले और होते क्या हैं. तो ये जो शेल्स होते हैं इन्हें हम इलेक्ट्रॉन शेल्स भी कहते हैं, जो कि आप ये देख रहे हो यहाँ पर इस तरीके से, ये जो राउंड आप देख रहे हो दे आर एनर्जी शेल्स. ठीक है, अब ये एनर्जी शेल्स क्या होते हैं? एनर्जी शेल्स ऐसे एनर्जी लेवल्स होते हैं या एक ऐसा पाथ होता है फिक्स, जो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ होता है. ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ होता है, और इन एनर्जी लेवल्स का जो एनर्जी होता है वो फिक्स्ड होता है कि फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, यानी कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को कैरी कर सकता है. सेकंड शेल में वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को कैरी कर सकता है. तो ये उनके लेवल्स पर फिक्स है. ठीक है, तो हमें ये समझ में आया कि शेल्स क्या होते हैं? दे आर फिक्स्ड पाथ, जिसके चारों तरफ क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिवोल्व करते हैं. ठीक है, क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिवोल्व करते हैं इनके न्यूक्लियस के चारों ओर. अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसका फर्स्ट शेल क्या है, सेकंड शेल क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है दैट इज 2n². ठीक है, 2n². ये एक फॉर्मूला है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि जो हमारी फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है, वो क्या हो सकते हैं, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं. ठीक है, सबसे पहले हम इनके नाम के बारे में जान लेंगे कि ये जो एनर्जी लेवल्स होते हैं उसमें जो फर्स्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन शेल होती है उसे हम के शेल कहते हैं. ठीक है, सेकंड शेल जो होती है वो एल शेल होती है, थर्ड शेल एम शेल होती है, एंड फोर्थ एन शेल होती है, यानी कि KLMN हम इस तरीके से बोलते हैं. ठीक है, जब फ्रिक्वेंटली हम बोलते हैं तो होती है कि KLMN इनकी एनर्जी लेवल्स हैं, यानी कि ऑर्बिट्स हैं. तो फर्स्ट एनर्जी लेवल में यानी कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं. बट कैसे हम पता करेंगे? देखिए, हमारे पास फॉर्मूला क्या है? हमारे पास फॉर्मूला है 2n². ठीक है, अब एनर्जी लेवल है 1. ठीक है, तो n की जगह, और ये n क्या बता रहा है यहाँ पर? एनर्जी, मतलब जो फर्स्ट शेल है या सेकंड शेल है ये बता रहा है. ठीक है, तो अगर हम मैं फर्स्ट शेल की बात करूँगी तो n की जगह मैं यहाँ पर 1 कर दूंगी पुट. ठीक है, तो अब मैं फॉर्मूले में पुट करूँगी n की जगह, तो 1n² आ जाएगा. ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? अल्टीमेटली 2 × मल्टीप्लाई 1 दैट मीन्स 2. यानी फर्स्ट शेल में, के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हो. ठीक है, यानी कि जो एनर्जी लेवल है, जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है के शेल, वो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन को बियर कर सकता है, उतने ही इलेक्ट्रॉन को रिवोल्व करने की परमिशन देता है. ठीक है, यानी 2 ही इलेक्ट्रॉन उसमें आ सकते हैं. अब हम बात करते हैं सेकंड शेल की. तो सेकंड शेल भी हम इसी तरीके से करेंगे, सिर्फ हमारे पास क्या चेंज हो जाएगा? हमारे पास चेंज हो जाएगा 2n² फॉर्मूला फिर से यूज करेंगे. n की जगह हम यहाँ पर 2 लिखेंगे, बिकॉज यहाँ पर 2 यानी कि सेकंड शेल है. ठीक है, सेकंड शेल है, इसकी वजह से हम यहाँ पर n की जगह 2 लिखेंगे. तो वही सेम फिर से हम सॉल्व करेंगे, तो कैसे आएगा? 2 मल्टीप्लाई, अब n की जगह हम 2 लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर कर देंगे. जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 4 आ जाएगा, दैट मीन्स क्या आ गया? 8. यानी कि सेकंड शेल में, दैट मीन्स एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम फिल हो सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स. तो सेकंड शेल जो होती है एल शेल, उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 फिल हो सकते हैं. ठीक है, सेम उसी तरीके से हम थर्ड शेल की बात करेंगे, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे. ठीक है, हमने फॉर्मूला यूज किया 2n². अब यहाँ पर आप खुद भी बता सकते हो कि n की जगह हम क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे, बिकॉज हम थर्ड शेल की बात कर रहे हैं. ठीक है, इस शेल की बात कर रहे हैं. तो 2 मल्टीप्लाई 3 का होल स्क्वायर 2, तो 2 × 3 3 = 9, तो यानी कि मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन. यानी कि हम थर्ड शेल की अगर बात करेंगे, एम शेल की, तो एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम फिल हो सकते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं. बट यहाँ पर एक पॉइंट है कि 18 इलेक्ट्रॉन फिल तो हो सकते हैं थर्ड शेल में, लेकिन ये मोस्ट स्टेबल कंडीशन नहीं होती है. एटम की मोस्ट स्टेबल कंडीशन तभी होती है जब थर्ड शेल में भी वो 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सके. ठीक है, मैक्सिमम 18 तो फिल कर सकता है, लेकिन वो मोर स्टेबल 8 इलेक्ट्रॉन्स में होता है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आता है कि वाई दिस हैपन्स. ठीक है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स थर्ड शेल में आने लग जाते हैं तो उनके अंदर क्या होने लग जाता है? रिपल्शन ज़्यादा हो जाता है. ठीक है, वो रिपल्शन कहेंगे या फिर फ्रिक्शन कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की भीड़ की वजह से वो थोड़ा सा अनस्टेबल फील करता है. तो जो मोर स्टेबिलिटी जो आती है थर्ड शेल को, वो 8 इलेक्ट्रॉन्स में आती है. ठीक है, अब हम सेम उसी तरीके से फोर्थ शेल की बात करेंगे. तो फोर्थ शेल में आप देख रहे हो यहाँ पर 32 इलेक्ट्रॉन्स, हम 2n² का ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे. तो 2n² का फॉर्मूला यूज़ करने के बाद जब आप देखोगे, खुद से आप करोगे, आप खुद से कर सकते हो. आप जब 3 का मैंने बता दिया है, तो आप जब सॉल्व करोगे तो आपका 32 आएगा, यानी कि n शेल में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं. ठीक है, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं. एनर्जी लेवल एक ऐसा फिक्स्ड पाथ होता है न्यूक्लियस एटम के अंदर, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं. ठीक है, और वो फिक्स होते हैं, और वो फिक्स कैसे पता चला? हमें इस फॉर्मूले से पता चला है. नाउ कम टू द नेक्स्ट
कंसेप्ट दैट इज एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर, अब प्रीवियस वीडियोस में आप देखेंगे कि हमने क्या नोटिस किया था कि जो एटॉमिक नंबर होता है, अगर आपको वो फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें प्रोटॉन का पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बिकॉज प्रोटॉन की वजह से हम किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता कर सकते हैं। तो सेम वही है यहाँ पर। सबसे पहले आप देख ही रहे हो कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम, ठीक है, मतलब एक एटम में जितने भी प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर बताते हैं, ठीक है। और एटॉमिक नंबर को हम एक सिंबल होता है दैट इज जेड, उससे डिनोट करते हैं, ठीक है, एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हैं। और क्या होता है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, ऐसे याद रखेंगे कि प्रोटॉन यानी कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम इज कॉल्ड द डिपिक्ट एटॉमिक नंबर, ठीक है। यहाँ पर आपको बता ही दिया फॉर न्यूट्रल एटम, ये हम बाद में कंसेप्ट समझेंगे, फिलहाल मैं आपको एटॉमिक नंबर बता रही हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जांपल क्या लिया है, कार्बन का लिया है, ठीक है, कार्बन का एग्जांपल है। तो कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, बट ये 6 कैसे आया, कैसे पता चला, वो इसी ऐसे पता चला कि जो कार्बन का न्यूक्लियस होता है उसके अंदर, जो कार्बन का न्यूक्लियस होता है, ठीक है, उसके अंदर 6 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, 6 प्रोटॉन होते हैं। तो 6 प्रोटॉन होने की वजह से उसका एटॉमिक नंबर भी क्या हुआ, 6 हो गया, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमें किससे पता चलता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन से पता चलता है, ठीक है। अब यहाँ पर कंसेप्ट आपको एटॉमिक नंबर समझ में आ गया। अब एक कंसेप्ट और भी होता है दैट इज एटॉमिक मास, या हम कह सकते हैं मास नंबर, ठीक है, या हम कहेंगे एटॉमिक मास, या फिर हम कहेंगे मास नंबर, ठीक है। और मास नंबर या एटॉमिक मास को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। तो जो क्वेश्चन आता है वो इनमें डिफरेंस भी पूछ लेते हैं और एग्जांपल्स के साथ भी पूछ लेते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, इसका एटॉमिक मास क्या है, ठीक है। तो एटॉमिक मास क्या होता है या मास नंबर क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन प्रेजेंट हैं और न्यूट्रॉन प्रेजेंट हैं उन दोनों का सम क्या बताता है, हमें मास नंबर बताता है, ठीक है। एटॉमिक मास यानी कि उस न्यूक्लियस का अगर हमें मास जानना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या है, तभी तो ऐड करके आप उसका मास बताओगे। तो सेम वही कंसेप्ट है यहाँ पर। तो एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास इज अ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम, दैट इज कॉल्ड मास नंबर, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, एग्जांपल में हमने लिया एक मिनट, एग्जांपल में हमने लिया कार्बन का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो कार्बन जो होता है इसके अंदर, इसके न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। इसीलिए जो कार्बन का एटॉमिक मास होता है दैट इज 12। अगर आप कहीं भी चेक करोगे तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, ठीक है। फिर हम एग्जाम्पल, अगर आपको और एग्जाम्पल लेने, सपोज करो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के न्यूक्लियस के अंदर 8 प्रोटॉन होते हैं और 8 ही न्यूट्रॉन होते हैं। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 16। तो जो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है दैट इज 16, ठीक है। आई होप आपको एटॉमिक मास क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नाउ कम टू द टॉपिक दैट इज आइसोटोप। आइसोटोप क्या होता है, आइसोटोप ये एक कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है, जैसे कि हमारे कई एलिमेंट्स होते हैं जो कि अपनी एक फॉर्म में ना रह करके अपनी 2 या 2 से ज़्यादा फॉर्म्स में, या फिर हम कह सकते हैं स्टेट्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कार्बन है, कार्बन भी 2 फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल आपको दे रखा है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की 3 फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं नेचर में, ठीक है, 3 फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं। पहली होती है प्रोटियम, दूसरी होती है ड्यूटेरियम, थर्ड होती है ट्रीटियम, ठीक है। अब यहाँ पर आइसोटोप का कंसेप्ट क्या है, तो आइसोटोप एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एटम का, जो एटम्स होते हैं उनका सबका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, लेकिन एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। यानी एलिमेंट तो एक ही होता है लेकिन उसके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में चेंज आ जाता है, जिसकी वजह से वो उसकी आइसोटोप्स कहलाती हैं, या फिर मतलब डिफरेंट फॉर्म्स कहलाती हैं। यानी कि एलिमेंट एक ही है लेकिन उसकी फॉर्म्स अलग अलग है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं सोप, तो सोप के कई फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, कोई लिक्विड सोप होता है, कोई सॉलिड सोप होता है, कोई पेपर सोप होता है। तो सोप तो सारे होते हैं लेकिन उनकी फॉर्म्स अलग होगी, कि कोई सॉलिड फॉर्म में है, कोई लिक्विड फॉर्म में है, कोई पेपर फॉर्म में है, इस तरीके से, ठीक है। तो आइसोटोप क्या हो गया, द एटम्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, दे आर कॉल्ड आइसोटोप। और बेस्ट एग्जांपल है उसका हाइड्रोजन, आप ये लर्न कर लीजिए। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि 3 स्टेट्स में प्रेजेंट होता है, जिसमें कि जो प्रोटियम होता है उसके अंदर 1 क्या होता है, प्रोटॉन होता है, उसके अंदर न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 1 प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, एक भी न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये मैं आपको 1 इलेक्ट्रॉन वाला भी कंसेप्ट आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो याद रखिए प्रोटियम जो होता है उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और ये बहुत ही मतलब ये बहुत ही आप देख रहे हो ना कि यहाँ पर न्यूट्रॉन 0 है, तो 0 न्यूट्रॉन होने की वजह से बहुत ही अनस्टेबल रहता है ये प्रोटियम, इसलिए ये बहुत ही मतलब कम स्टेट में मिलता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या है, हाइड्रोजन का 1 है और एटॉमिक मास जो है वो नहीं है, ठीक है, यानी कि 0 है। आप यहाँ देखोगे, ठीक है, यानी कि 1 कह सकते हैं, सॉरी एटॉमिक मास हम यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर एटॉमिक मास 1 है। अब सेकंड हम इसकी स्टेट देखते हैं ड्यूटेरियम। तो ड्यूटेरियम में क्या होता है, 1 प्रोटॉन होता है और 1 न्यूट्रॉन होता है। तो 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन की वजह से इसका जो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 2 हो जाता है और एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 हो जाता है। तो मास नंबर 2 है और एटॉमिक नंबर 1 है, जिसकी वजह से जो हाइड्रोजन होता है उसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। फिर आता है ट्रीटियम। तो ट्रीटियम में क्या होता है, 1 प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन होते हैं इसके न्यूक्लियस के अंदर। तो अगर हम टोटल करेंगे तो 3 हो गए, यानी कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है ट्रीटियम के अंदर वो 3 होता है और एटॉमिक नंबर तो 1 ही होगा। क्यों 1 है, क्योंकि सब में प्रोटॉन एक ही है और जो प्रोटॉन होता है वो क्या बताता है, एटॉमिक नंबर बताता है। तो एटॉमिक नंबर को हम नीचे लिखते हैं और एटॉमिक मास को हम ऊपर डिपिक्ट करते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन को हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो ये तीनों स्टेट्स आप समझ लीजिए कि ये क्या होती हैं,
ये सारे आइसोटोप्स हैं, किसकी? हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। फर्स्ट इज प्रोटियम, जिसमें एक प्रोटॉन होता है और कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो इसीलिए इसका एटॉमिक नंबर 1 हो जाता है और मास नंबर भी 1 हो जाता है। सेकंड कंडीशन में हमने क्या देखा? ड्यूटेरियम। तो ड्यूटेरियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसके न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, सॉरी एक प्रोटॉन होता है और एक ही न्यूट्रॉन होता है, तो इसका एटॉमिक मास 2 हो जाता है और इसका एटॉमिक नंबर 1 हो जाता है क्योंकि इसमें एक ही प्रोटॉन है। ठीक है, तो ट्रिटियम में क्या है? ट्रिटियम के न्यूक्लियस के अंदर 1 प्रोटॉन होता है, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 3 हो जाता है और एटॉमिक नंबर 1 हो जाता है। आई होप आपको ये कंसेप्ट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और आइसोटोप का क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद एक और टॉपिक आता है जिसमें हम आइसो बार कहते हैं। ठीक है, आइसो बार कहते हैं। ठीक है, आइसो बार, एक मिनट मैं दोबारा से इरेज करके लिख देती हूँ। कंसेप्ट होता है जैसे ये आइसोटोप है ना, वैसे ही सेम हमारा आइसो बार होता है। ठीक है, आइसो बार एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एटम्स का एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक मास का जो एटॉमिक नंबर है Z, वो डिफरेंट होता है। ठीक है, और जो एटॉमिक मास है वो सबका सेम होता है। जस्ट इसका अपोजिट, आइसोटोप का अगर आप अपोजिट देख लोगे, आइसोटोप में क्या था? जो एटॉमिक नंबर था वो तो सबका सेम था और एटॉमिक मास जो था वो सबका डिफरेंट था। लेकिन सेम आइसो बार के अंदर क्या कंडीशन होती है कि यहाँ पर एटॉमिक नंबर सबका डिफरेंट होता है।